टाइटैनिक मतलब बेहद ताकतवर या एक कर्ज। जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि इसे खुदा भी नहीं डुबो सकता। तो क्या टाइटैनिक में आज भी कोई पुरस्कार ताकत मौजूद है जो 111 साल गुजरने के बाद भी ये जहाज अपनी और इंसानों को खींचने की कशिश रखता है। बेहद ताकतवर जहाज जिसे माना जाता था, जो 14 अप्रैल 1912 में एक छोटे से आइसबर्ग से टकराए जाने के हादसे की वजह से लगभग 1500 मुसाफिर अपने साथ 4000 मीटर समंदर की तह तक ले गया। और 111 साल बाद एक बार फिर 5 लोग टाइटैनिक का निवाला बने, जो कि एक इतिहास बनाने जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से खुद टाइटैनिक के मलबे के साथ समंदर की तह में इतिहास बन गए। ये कहना अजीब ना होगा कि दुनिया के 5 मल्टी मिलियनियर्स इंतहाई एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉफिन में सवार अपनी मौत के एडवेंचर पर निकले। 18 जून 2023 की सुबह 9:30 में कनाडा के सेंट जॉन्स पोर्ट न्यूफाउंडलैंड से पोलर प्रिंस जहाज से 700 किलोमीटर दूर सफर करते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन पहुंचते हैं। फिर ये मल्टी मिलियनियर्स कैप्टन के साथ अमेरिकन टूरिज्म कंपनी ओशन गेट की टाइटैन सबमर्सिबल में बैठकर समंदर के 4000 मीटर गहराई में पड़े टाइटैनिक के मलबे के एडवेंचर के लिए रवाना हुए। टाइटैन में टोटल 5 लोग सवार थे, जिनमें से खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटा सुलेमान, जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने जा रहा था। थर्ड फ्रांसीसी खोजी पॉल हेनरी नार्जुलेट, जो कि फ्रेंच नेवी के पायलट भी रह चुके थे और इनका शौक था ऐसी चीजों का एडवेंचर करना। दरअसल 1987 में पॉल टाइटैनिक के मलबे का टूर भी कर चुके थे और पॉल वाहिद एक ऐसा खोजी था जो 37 टाइम्स टाइटैनिक का टूर भी कर चुके थे। नेवी से रिटायरमेंट के बाद पॉल ने अपनी कंपनी RMS टाइटैनिक के नेम से खोली, जो टाइटैनिक से आर्टिफैक्ट्स को रिट्राइव करके रिजर्व करती थी ताकि उन पर स्टडी किया जा सके। और इस तरह उन्होंने अब तक 5000 आर्टिफैक्ट्स जमा किए, जिसकी वजह से उन्हें डीप सी, सबमरीन और टाइटैनिक का वास्ट नॉलेज था। फिफ्थ हामिश हार्डिंग, जिनके नाम मरियाना ट्रेंच ओशन की डीपेस्ट पॉइंट पर सबमरीन में बहुत ज्यादा टाइम रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी वजह से इनके पास भी अच्छा खासा नॉलेज था और इस एडवेंचर की पूरी जिम्मेदारी पॉल हेनरी और ओशन गेट के सीईओ रश ने खुद संभाली। प्लान के मुताबिक क्रू को टाइटैनिक के मलबे तक जाना, उसे 2-3 घंटे एक्सप्लोर करना था और वापस ऊपर आ जाना था, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा कुछ ना हुआ। टाइटैन के डाइव करने के तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद सबमर्सिबल का कांटेक्ट पोलर प्रिंस शिप से टूट जाता है, जबकि डाइव के बाद सबमर्सिबल से हर 15 मिनट बाद मदरशिप को सिग्नल आना था। लेकिन ऐसा ना होने पर पहले तो इस फॉल को मौसम की खराबी समझा जाता है, लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद भी सिग्नल ना आने पर कंट्रोलर रूम में टेक्निकल एरर चेक किया जाता है, लेकिन वहाँ भी सब कुछ ठीक था। अब 7 घंटे बाद भी सबमर्सिबल स्केड्यूल टाइम पर सरफेस पर ना आई, जो कि अब फिक्र की बात हो चुकी थी। तो पोलर प्रिंस जहाज ने फौरन इस मसले को अलर्ट करते हुए अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया कि टाइटैन सबमर्सिबल से कांटेक्ट टूट चुका है और सबमर्सिबल भी लापता है, जबकि इस टाइम तक सबमर्सिबल को सरफेस पर आ जाना चाहिए था। ये खबर मिलते ही 19 जून को कनाडा की कोस्ट गार्ड टीम भी सबमर्सिबल को ढूंढने के इस मिशन में शामिल हो गई। यहाँ तक कि एक कैनेडियन प्लेन की हेल्प से सोनार वाइज यानी अंडर वाटर माइक्रोफोन को समंदर में ड्रॉप किया ताकि अंडर वाटर पड़े ऑब्जेक्ट की लोकेशन मालूम की जाए, लेकिन इसके बावजूद टाइटैन का कोई सुराग न मिला। वक्त बहुत कम था क्योंकि सबमर्सिबल में खाने पीने की और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम थी, लिहाजा कनाडा, अमेरिका और फ्रांस ने इंटरनेशनल टीम रेस्क्यू मिशन जारी कर दिया, जिसमें नेवी शिप्स, एयरक्राफ्ट, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स और कई सारे कमर्शियल और रिसर्च शिप्स ROV से मदद लेनी शुरू की। लेकिन इन सब के बावजूद सबमर्सिबल और 5 लोगों का कोई सुराग न मिल सका। अब समंदर की गहराई में एक सबमर्सिबल जिसमें दुनिया के रईस सादे उनके अंदर मौजूद और सबमर्सिबल गायब, जबकि चारों मुल्कों की कोस्ट गार्ड इस मिशन के ऑपरेशन में लग चुकी थी, लेकिन कोई सुराग मिलने का नाम नहीं। सबमर्सिबल के मिसिंग होने पर सब एक्सपर्ट्स का कहना था कि जिस हिसाब से ये कांटेक्ट खत्म हुआ है, तो उस हिसाब से टाइटैन सबमर्सिबल में 96 आवर्स का ऑक्सीजन मौजूद है, जो 18 जून से 22 जून की दोपहर 3:30 पर खत्म हो जाना था। अगर सबमर्सिबल 3:30 से पहले ऊपर आ गई तो ठीक,
अगर नहीं तो फिर सबमर्सिबल मिल भी जाए तो अंदर बैठे लोगों को बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पहले ही ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर चुके होंगे। अगर सबमर्सिबल लापता होकर कहीं डूब भी जाए तो भी अंदर बैठे लोग शायद डूबने से ना सही लेकिन बिना ऑक्सीजन के मर जाएं, क्योंकि इस सबमर्सिबल को तलाश करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि एक तो मौसम खराब, फिर सबमर्सिबल का रंग भी सफेद और जिस गहराई में वो थी वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी, और बहुत से ऐसे समुद्री जीव जिनसे सबमर्सिबल का अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी वापसी की उम्मीद भी पूरी तरह टूटती गई। आखिर 22 जून शाम 4 बजे सबमर्सिबल का ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था और सबमर्सिबल का कहीं अता पता ना मिल सका, ना ही ये मालूम हो सका कि टाइटैन के साथ हुआ क्या है और आखिर है कहाँ। इस तरह के हादसों के एक्सपर्ट जो कि अंदाजा ही लगा सकते थे कि आखिर सबमर्सिबल के साथ क्या हुआ होगा। एक्सपर्ट्स का कहना था कि शायद सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हुआ होगा, या इंजन फेलियर है, या फिर टाइटैन सबमर्सिबल की बॉडी इतनी गहराई में पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई हो और इम्प्लोड हो गई हो। इसका मतलब ये कि एक होता है इम्प्लोजन और एक एक्सप्लोजन, यानी कि जब एक्सप्लोजन होता है तो फोर्स आउटवर्ड जाती है जैसा कि बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, और इम्प्लोजन में फोर्स इनवर्स जाती है जैसा कि इस टैंक के साथ हुआ। और फिर इसी तरह मरीन एक्सपर्ट की अफसोस के साथ तीसरी बात सच साबित हुई, जबकि जिस दिन टाइटैन सबमर्सिबल का मदरशिप से कांटेक्ट टूटा था उस टाइम एक धमाके की आवाज भी सुनाई दी गई थी, लेकिन तब उस धमाके के बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो सका था। और आखिरकार अमेरिकन टीम को 80 घंटे के रिसर्च ऑपरेशन के बाद कनाडा के हॉरिजन आर्टिक विजल बहरी जहाज से रिमोट से ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROVs को पानी के अंदर भेजा गया, और फिर उन्हें उस धमाके का नतीजा भी मालूम हो गया। ROV से मालूम होता है कि टाइटैन के कुछ हिस्से टाइटैनिक से 500 मीटर की दूरी पर पाए गए इम्प्लोजन होने की वजह से। मतलब टाइटैनिक के मलबे के करीब ही टाइटैन सबमर्सिबल के 2 पार्ट्स मिले, एक टाइटैन का पिछला हिस्सा और दूसरा टाइटैन का लैंडिंग फ्रेम देखा गया। मजीद इसको जांचने के लिए टाइटैन के टुकड़ों को समंदर से निकाला भी जा चुका है, ताकि ये जांच की जा सके कि आखिर टाइटैन के इम्प्लोजन की वजह क्या बनी, क्योंकि ये सबमर्सिबल फाइबर और टाइटेनियम से बनाई गई थी। अगर फाइबर और टाइटेनियम में थोड़ी सी भी कमी हो तो ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, क्योंकि फाइबर और टाइटेनियम के जोड़ने वाले हिस्सों की भी बारीकी से जांच की जाती है। और अगर ऐसा ही हुआ होगा तो इस सबमर्सिबल पर इतना दबाव पड़ा होगा जितना एक आईफिल टावर का है। और जिसके बाद ओशन गेट कंपनी ने एक कॉन्फ्रेंस करके टाइटैन सबमर्सिबल की क्रू को डेड डिक्लेयर कर दिया, और इस एक्सीडेंट होने का यही रीजन बताया गया कि टाइटैन पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई, जिसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हुआ। उनका मानना था कि ये इम्प्लोजन प्रेशर पड़ते ही सेकंड भर में हुआ, यानी 1 घंटा 45 मिनट के बाद जब कांटेक्ट टूटा तो धमाका भी उसी दौरान ही हुआ। लेकिन आखिर जब कम्युनिकेशन टूटा तो किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस सबमर्सिबल के साथ ये कई बार हो चुका था और एक तरह से इन्हें इस चीज की आदत हो चुकी थी। लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि टाइटैन में इंडिपेंडेंट ट्रांसपॉन्डर मौजूद था, जिसकी अपनी ही बैटरी और ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, यानी ये टाइटैन पर डिपेंडेंट नहीं होता। इसी ट्रांसपॉन्डर से टाइटैन की लोकेशन के सिग्नल मदरशिप को ट्रांसफर होते। यहाँ तक कि ऊपर बैठे शिप के लोगों ने इस बात पर भी ध्यान ना देते हुए ये ख्याल ना किया कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। यानी इस एडवेंचर में टाइटैन सबमर्सिबल का हाल भी टाइटैनिक जैसा ही हुआ। जबकि ओशन गेट के CEO का ये दावा था कि सबमर्सिबल समंदर की गहराई में पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, और जबकि कहा जाता है कि 2021 से इस सबमर्सिबल पर कम्युनिकेशन टूटने का सिलसिला जारी है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन ये टाइटैन भी टाइटैनिक में बदल सकती है, और अफसोस के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए बहुत सारे शौकीन हैं, बस इसी शौक को पूरा करने के लिए रश ने टाइटैन सबमर्सिबल डिजाइन की, जिसका नाम भी टाइटैन रखा गया है क्योंकि स्पेशल टाइटैनिक के टूर के लिए ही थी। इससे पहले भी 2021 में टाइटैनिक का टूर करवाया जा चुका था, जो कि कामयाब टूर साबित हुआ। कहा जाता है कि इस सबमर्सिबल का पर पर्सन रेंट 2 करोड़ है, जिसे कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मतलब ये टूर सिर्फ अमीरों के लिए ही था। सबमर्सिबल जिसका साइज एक कार के बराबर था, जैसे कि कह सकते हैं एक 5 सीटर कार, और इसकी शेप कैप्सूल जैसी रखी गई। टाइटैन सबमर्सिबल कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाई गई थी, और इसका वेट 1432 किलोग्राम था, और इसकी लंबाई 6.7 मीटर। ये सबमर्सिबल 5.6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से 13,000 फीट की गहराई तक डाइव कर सकती थी। और टाइटैन के स्टीयरिंग व्हील को वायरलेस गेम कंट्रोलर लॉजिटेक F710
जो कि एनालॉग स्टिक्स पर मॉडिफाइड था, उसे कंट्रोल किया जाता था। और सबमर्सिबल का दरवाजा अगर बंद किया जाए तो उसे बस बाहर से ही खोला जा सकता था, यानी कि अंदर से दरवाजा खोलने का कोई सिस्टम नहीं था। सामने एक शीशा डिजाइन था जिसे गहरे रात से भरे समंदर के एडवेंचर का मजा लिया जा सके और पिक्चर्स वगैरह बनाई जा सके। और इसके अलावा खाने पीने का सामान और टॉयलेट भी प्रोवाइडेड था। अब एक बार जब सबमर्सिबल पानी में डाइव कर जाए तो टाइटैन सबमर्सिबल को 4000 मीटर समंदर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए 2 घंटे चाहिए थे और 4 घंटे टाइटैनिक को टूर के लिए, और इस हिसाब से 2 घंटे बाद सबमर्सिबल को ऊपर आ जाना चाहिए था। तकरीबन इस पूरे एक दिन के टूर को 8 घंटे लगते और ये टूर टोटल 8 डेज का होता है। इसलिए सबमर्सिबल में कैलकुलेटेड पर पर्सन ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 96 आवर्स का सबमर्सिबल में ऑक्सीजन होता है, यानी कि 4 दिन के लिए। इन केस अगर कभी हादसाती तौर पर सबमर्सिबल टाइम से ऊपर ना आ सके तो टूरिस्ट को ऑक्सीजन मिलता रहे, यानी टोटल 98 आवर्स का ऑक्सीजन रखा जाता है, जो कि एक बार सबमर्सिबल के लिए ऊपर से नीचे आने जाने के लिए काफी है, क्योंकि हर टाइम सबमर्सिबल ने पानी में तो नहीं रहना होता, ऊपर भी आना होता है, तो उस हिसाब से इतने ऑक्सीजन को काफी समझा जाता है। अब एक नॉर्मल सबमरीन और एक सबमर्सिबल में फर्क होता है। नॉर्मल सबमरीन इंडिपेंडेंटली बॉटम और सरफेस तक आ जा सकती है, वही सबमर्सिबल को लॉन्च और रिकवर करने के लिए दूसरे शिप की जरूरत होती है, जिसके लिए सबमर्सिबल का मदरशिप से कनेक्शन होता है। अगर कनेक्शन किसी भी वजह से टूट जाए तो सबमर्सिबल को ऊपर आने के लिए बहुत सी प्रोटेक्शन यूज की जाती है, जो कि एक हाइड्रोलिक टेक्निक की हेल्प से सबमर्सिबल को ऊपर लाया जा सकता है। सेकंड, रोल वेट्स। इन केस हाइड्रोलिक टेक्निक फेल हो जाए तो सबमर्सिबल में बैठे अफराद एक साइड पर बैठकर वेट को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से समंदर में फंसी सबमर्सिबल समंदर की ग्रेविटी के हिसाब से एक साइड पर उठने लग जाती है। और थर्ड टेक्निक, बैलेंस बैग्स, जो सबमर्सिबल के नीचे धातु से बने बैग्स लगाए जाते हैं, जो कि मोटर के यूज से उन्हें रिलीज किया जा सकता है। फोर्थ टेक्निक, फ्यूजिबल लिंक्स। ये वो खास वायर है जिनको सबमर्सिबल के साथ जोड़ा जाता है, और ये लिंक उस वक्त काम करते हैं जब इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक टेक्निक फेल हो जाए। 16 से 18 घंटे अगर सबमर्सिबल किसी वजह से सरफेस पर ना आ सके तो ये लिंक्स अपने आप मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबमर्सिबल को ऊपर आने में मदद मिलती है। फिफ्थ टेक्निक, थ्रस्टर्स, जो सबमर्सिबल को ऊपर की ओर पुश करने में हेल्प करती है। इन सिस्टम को यूज करके सबमर्सिबल को सरफेस पर लाया जा सकता है। अब फर्ज करें इन सब टेक्निक से भी कुछ ना हुआ, तो फिर क्या कुछ और करके भी अपना बचाव किया जा सकता था? अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइटैन का दरवाजा बाहर से ही खोला जा सकता था, अंदर से नहीं। अगर किसी तरह भी दरवाजा खोल भी दिया जाता तो क्या अब लाइफ जैकेट और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर स्विमिंग करके सरफेस पर आ सकते थे या नहीं? असल में टाइटैनिक का मलबा समंदर के 4000 मीटर बॉटम में, तो इस हिसाब से समंदर की गहराई में 378 टाइम्स ज्यादा प्रेशर होता है, यानी ये प्रेशर 100 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर होगा। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि इतने वेट का प्रेशर पड़ने पर भी कोई दरवाजा खोल सकता। चलो ये भी मान जाए कि इंसान में इतनी सुपर पावर्स आ गए और उन्होंने इतने वेट के बावजूद सबमर्सिबल का दरवाजा खोल लिया और वो बाहर आ गए, लेकिन बाहर आने के लिए भी उन्हें 720 टन के बराबर पावर चाहिए थी दरवाजा खोले रखने की। चलो ये पावर भी इनमें आ गई और वो सब बाहर आ गए, तो क्या वो सब लाइफ जैकेट पहनकर आसानी से सरफेस पर आ सकते थे? लेकिन ये भी अफसोस के साथ नामुमकिन था, क्योंकि पानी का प्रेशर तो वही रहा। पहले 720 टन सबमर्सिबल बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए अंदर के बैठे लोग बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थे, लेकिन बाहर आ जाने पर सांस भी ना ले पाते, क्योंकि इतना हेवी प्रेशर पड़ने पर उनके फेफड़े ही ना खुल पाते, चाहे उन्होंने ऑक्सीजन ही क्यों ना लगाया हुआ। बाहर आते ही उनका ऐसा हाल होता जैसे उन्हें 160 टन के हेवी वेट से कुचल दिया जाए और सेकंड के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती। इसलिए ऐसी कोई सूरत बची नहीं थी कि टाइटैन से खुद बाहर आया जा सके या उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। अब बात करते हैं आखिर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसकी क्या वजह बनी होगी। हादसा होने की सबसे बड़ी रीजन यही थी कि सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेना। और अगर सेफ्टी की बात करें तो टाइटैन इंटरनेशनली ऑपरेटेड सबमर्सिबल थी, जो पोर्ट से पैसेंजर कैरी नहीं करती थी, जिसकी वजह से सेफ्टी रेगुलेशन इस पर सब्जेक्टेड नहीं थे। और इवन टाइटैन किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी या थर्ड पार्टी से सर्टिफाइड नहीं थी कि यह पानी के इतने गहराई में जाने के काबिल है भी या नहीं। इसलिए ओशन गेट कंपनी ने सर्टिफिकेशन ना लेते हुए जस्ट एक प्रोटोकॉल ऐड कर दिया कि सबमर्सिबल में जो कोई भी टूर के लिए जाता उसे कुछ पेपर्स में साइन करने पड़ते, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सप्लोरेशन सबमर्सिबल तो थी नहीं, बल्कि ये जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट थी और ना ही ये सर्टिफाइड।
तो हर तरह से इंसिडेंट को पहले ही साइन करवा के एक्नॉलेज करवाया जाता था, जबकि इस पेपर में 3 बार मौत का जिक्र था। Emotional trauma or death. सेकेंड इम्प्लोजन होने का रीजन सबमर्सिबल के डिजाइन को चेंज करना भी था, ताकि इसमें ज्यादा लोगों को लेके जाया जा सके, इसलिए उसको एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाया। आमतौर पर सबमर्सिबल को स्पेरिकल शेप में डिजाइन किया जाता है, ताकि उसके हर साइड पर पानी का इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो और उसके क्रैश होने के चांसेस भी कम हो जाए। जबकि टाइटैनिक सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से पानी का प्रेशर भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था और पानी का ज्यादा प्रेशर सेंटर में पड़ने की वजह से टूटने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। डिजाइन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज किया ही किया, साथ मटेरियल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, यानी इसमें टाइटेनियम मटेरियल की क्वांटिटी ना होने के बराबर रखी गई। यूजुअली सबमरीन टाइटेनियम मटेरियल से बनाई जाती है क्योंकि ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है और पानी के इंटेंस प्रेशर को भी झेल सकता है, लेकिन टाइटैन सबमर्सिबल को कार्बन फाइबर से बनाया गया और इस पर ओशन गेट के सीईओ काफी कॉन्फिडेंट भी थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस डिजाइन को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी और नासा ने मिलकर डिजाइन किया था। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि वाकई इस डिजाइन को इन एजेंसीज ने अप्रूव किया भी था या नहीं। अगर इस सबमर्सिबल के पास्ट पैसेंजर के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इनके एक्स पैसेंजर डेविड बोब का कहना था कि इस सबमरीन में बैठना सुसाइड से कम नहीं, क्योंकि लिटरली सबमर्सिबल में कैंपिंग में इस्तेमाल होने वाले लाइट एंड हैंडल्स यूज किए गए थे और इस सबमर्सिबल को वायरलेस गेम कंट्रोलर लॉजिटेक F710 से चलाया जा रहा था। Run the whole thing with this game controller. Come on! जबकि ये बड़ी अजीब सी बात थी और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस की गई वो ये कि कम्युनिकेशन का टूटना, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। पर ये कुछ भी नहीं, इससे बड़ा और खतरनाक एक्सपीरियंस था उनके दूसरे एक्स पैसेंजर आर्थर लॉबल का। उनका कहना था कि उनकी ट्रिप के दौरान सबमर्सिबल का पार्ट ही डी-अटैच हो गया, लेकिन बजाय ट्रिप को कैंसिल करने के इस पार्ट को नायलॉन स्ट्रैप से री-अटैच करके ट्रिप को दोबारा कंटिन्यू किया गया। तो इससे साफ था कि कंपनी सेफ्टी कंसर्न्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। दरअसल 2018 में ओशन गेट के एक्स इंजीनियर डेविड लॉकरेज ने जब टाइटैन को टेस्ट किया तो उन्होंने डिजाइन में कुछ खराबी लगी, क्योंकि 4000 मीटर डाइव के बाद सबमर्सिबल के व्यू पोर्ट, हल और कंट्रोल्स में क्रैक्स आने लगे थे और डेविड के हिसाब से सबमर्सिबल के 3000 मीटर तक भी प्रेशर झेलने की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन डेविड के इस वार्निंग पर गौर करने की बजाय रश ने डेविड को कंपनी से ही निकाल दिया। हालांकि नुमेरियस एजेंसीज ने सबमरीन की सेफ्टी पर एतराज भी किया था, लेकिन रश का ये कहना था कि हिफाजत से खुद को जाया करने वाला काम है। अगर महफूज ही रहना है तो फिर घर से भी ना निकलें, बेड से भी ना उतरें, इवन अपनी कार में भी मत बैठें, बस कुछ भी ना करें। At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. और एक और इंटरव्यू में रश ने कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत से रूल तोड़े हैं, असूल के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है मैंने किया। यानी सेफ्टी कंसर्न्स को बिल्कुल नजरअंदाज किए जाने पर 5 लोगों की जान की भारी कीमत अदा करनी पड़ी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।